नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष लोकसभा चुनाव के दौरान जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक था, जिस मुद्दे को राहुल गांधी आज भी हर मन से मुखर होकर उठाते हैं, उस मुद्दे पर पहले तो सत्ताधारी बीजेपी के कई सहयोगी दल विपक्ष के साथ आए और उनके सुर में सुर भी मिलाया। और अब बीजेपी के थिंक टैंक कहे जाने वाले आरएसएस भी उस मुद्दे पर खुलकर बोलने लगा है। हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की, जो आज की तारीख में सियासी दलों के लिए सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बन गया है। विपक्षी दलों के इस एजेंडे पर संघ ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। माना जा रहा है कि आरएसएस के इस रुख से कास्ट सेंसस पर बीजेपी और मोदी सरकार की टेंशन बढ़ सकती है। यह रिपोर्ट देखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की, तो ये किसने किया? ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो। कास्ट सेंसर पर जोर, सियासत में नहीं कोई तोड़। आरएसएस का बड़ा इशारा, जाति गणना से नहीं किनारा। Special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. महाराष्ट्र टू हरियाणा असर डालेगी जातीय जनगणना। एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे लोकसभा चुनाव का रुख मोड़ दिया, जिस एजेंडे पर चलकर विपक्ष ने पूरे चुनाव को अपने इशारे पर चलाया। विपक्ष के आक्रामक तेवर ने सत्ता पक्ष का पूरा समीकरण बदल डाला। चुनाव के 3 महीने बाद भी वो मुद्दा पूरी तरह से हावी है। पहले जिस मसले पर सिर्फ अपोजिशन आक्रामक था, उस एजेंडे पर अब सत्ता पक्ष में शामिल कुछ दल भी चलने लगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान। जातीय जनगणना के मुद्दे पर इन 5 नेताओं की सोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पशुपेश में डाल दिया। ऐसा लग रहा है कि सियासी तौर पर सरकार और संघ विपक्षी दलों के साथ ही कुछ अपने सहयोगियों के कोर एजेंडे में फंस गए, यानी विपक्ष का एक ऐसा मुद्दा जिसने सरकार और संघ को टेंशन में डाल रखा है। लाख कोशिश के बाद भी जातीय जनगणना का मुद्दा ना तो सरकार का पीछा छोड़ रहा है और ना ही संघ का। हालांकि संघ ने अब इस पर अपना रुख क्लियर कर दिया है। संघ की ओर से कहा गया कि जातिगत जनगणना एक संवेदनशील मुद्दा है और यह देश की एकता अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। कौन सी जाति किस मामले में पिछड़ गई है, किन समुदाय पर विशेष ध्यान की जरूरत है, इन चीजों के लिए कई बार सरकार को उनकी संख्या की जरूरत पड़ती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। जातिगत नंबर का इस्तेमाल उनकी भलाई के लिए किया जा सकता है, ना कि इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए और राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। RSS thing, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering.
जाहिर है संघ ने शर्तों के साथ जातीय जनगणना का समर्थन किया है। संघ के इस बयान को उन आरोपों से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें पिछले कुछ समय से लगातार संघ को आरक्षण और जातीय जनगणना का विरोधी बताने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में संघ ने जातीय जनगणना पर अपना रुख स्पष्ट किया है। जाति जनगणना होकर रहेगी ये संघ अच्छी तरीके से जान गया है, इसलिए उसने इस बात को गोलमोल तरीके से घुमाया है कि जाति जनगणना हो लेकिन चुनावी फायदे के लिए ना हो। अब जाति जनगणना होगी तो चुनावी राजनीतिक पार्टियां उसका फायदा नहीं उठाएंगी, ये कैसे हो सकता है। संघ चाहता है कि जाति जनगणना वेलफेयर के आधार पर हो और जो जातियां पिछड़ गई हैं उनको फायदा मिले। लेकिन अब जब जाति जनगणना सरकारें कराएंगी या मोदी सरकार कराएगी तो क्या मोदी सरकार उसका फायदा नहीं लेना चाहेगी या विपक्ष उसका फायदा नहीं लेना चाहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अब गेंद सरकार के पाले में है। वो अलग बात है कि मौजूदा मोदी सरकार पिछले काफी समय से इसके विरोध में खड़ी रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2018 में केंद्र सरकार ने 2021 में की जाने वाली जनगणना की तैयारियों का विवरण देते हुए कहा था कि इस जनगणना में पहली बार ओबीसी पर डेटा एकत्र करने की भी परिकल्पना की गई, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने इस बात से किनारा कर लिया। बीजेपी को लगता है कि जातिगत जनगणना के बाद नंबर के मुताबिक आरक्षण की मांग भी उठी। ऐसे में बीजेपी के परंपरागत अगड़ी जातियों के वोटर नाराज हो सकते हैं, इसलिए वो खुलकर इसका ना तो समर्थन कर पा रही है और ना ही विरोध। जातीय जनगणना का विरोध दरअसल खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी समुदाय के एक बड़े वर्ग का वोट मिलता है। देश में तकरीबन 52% ओबीसी समुदाय की संख्या बताई जाती है और ये कई राजनीतिक दलों की सियासत का आधार भी है। जातीय जनगणना का विरोध दरअसल ओबीसी समुदाय के उन वोटर्स को भी नाराज कर सकता था जो अब तक जातीय जनगणना पर एक तटस्थ भाव रखते हैं। यही नहीं, बीजेपी को जाति आधारित गणना में अपने परंपरागत हिंदू वोटों के बिखरने का भी खतरा दिखता है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाति आधारित गणना पर सवाल उठा चुके हैं। पीएम मोदी जाति की जगह गरीबी और अमीरी की बात करते हैं। मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाति एक ही जाति है और मोदी का ये बार बार कहना कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। जो गरीब है ये मोदी उसका सेवक है। लेकिन अखिलेश यादव, शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और अनुप्रिया पटेल जैसे क्षेत्रीय दलों के नेता जातीय जनगणना को अपने कोर एजेंडे में शामिल करे हुए हैं। हमारी राजनीति में क्षेत्रीय दलों की नींव ही दरअसल जातियां हैं। उनके वोट बैंक भी जाति विशेष के लोग ही होते हैं और हर क्षेत्रीय दल का अपना जातीय तबका है। लिहाजा जातीय जनगणना के सवाल पर क्षेत्रीय दलों का अड़े और खड़े रहना उनकी मजबूरी है और उनकी सियासत का आधार भी। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज चाहे जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन हो, इस पे कोई खुल के नहीं बोल सकता कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हिडन एजेंडा जो है इनके मन में जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये हो, वरना बार बार बीजेपी के लोगों को कोर्ट में खड़ा करके, चाहे शेड्यूल 9 का हो चाहे जाति आधारित गणना का हो, ये खड़ा नहीं करते। लेकिन बीजेपी क्या है?
बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार जो चल रही है, कोर्ट पे तो साफ साफ जो है मना कर दिया है। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर पहले काफी लंबे समय तक खामोश रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया, अपने हर चुनावी भाषण में कास्ट सेंसर पर आक्रामक रूप दिखाया, वो इतना कारगर साबित हुआ कि कांग्रेस की सीटों की संख्या 52 से सीधे 99 पर जा पहुंची। इससे लोकसभा में पार्टी को मजबूती तो मिली, साथ ही नेता प्रतिपक्ष का पद भी राहुल के हिस्से आ गया। ऐसे में अब कांग्रेस और राहुल गांधी इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। राहुल गांधी तो यहां तक कहते हैं कि जातीय जनगणना उनके लिए लाइफ मिशन बन गया। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। तो मेरे लिए यह औजार है, जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो। मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने की के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। राहुल गांधी जातीय जनगणना पर इस वक्त जिस तरह से एग्रेसिव है, कांग्रेस के इतिहास में शायद ही इससे पहले कोई नेता कास्ट सेंसर को लेकर इस तरह से आक्रामक रहा होगा। ऐसे में माना जा सकता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ ही तमाम विपक्ष को भी मौजूदा वक्त में राजनीति का एक बड़ा हथियार मिल गया। हालांकि इसके बाद भी सरकार इस मुद्दे पर खुलकर बोलने की बजाय विपक्ष की मंशा पर ही सवाल उठा रही। आने वाले समय में कास्ट सेंसस की बात हो रही, तो क्या आपकी सरकार कास्ट का सेंसस कराएगी? कास्ट सेंसस, ये देखिए, हमारा देश में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबको एक झूठ में लेकर के एक साथ में सबका साथ सबका विकास मंत्र को साथ में रखते हुए सबके लिए काम करा। कोई हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच नहीं है, सबको बराबर है। जब संविधान में प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, वो रिजर्वेशन रहेगा। फिर अलग से जातिवाद को फिर प्रमुख रूप से आगे रख करके राजनीति करना, ये देश के लिए कितना नुकसान है। कई देश है जहाँ टाइटल नहीं लिखते हैं, जहाँ कोई जाति से नहीं चलते हैं, सेकुलर है, सब बराबर है, अपना अपना धर्म, अपना अपना पंथ, अपना रास्ता कर सकते हैं प्राइवेटली, लेकिन सरकार के नज़र में सब बराबर है। जहाँ संविधान ने आरक्षण दिया है उसको आरक्षण मिलते रहना चाहिए, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कास्ट सेंसस, ये सब पे हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं जाना चाहिए। हम गरीबों के उत्थान के लिए, SC, ST, OBC के लिए क्या कर सकते हैं। आज देश का राष्ट्रपति पहली बार एक आदिवासी महिला को, पहली बार शेड्यूल ट्राइब महिला बैठे हैं। आज OBC का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? मोदी जी खुद OBC है, प्रधानमंत्री है, वो दिखता नहीं राहुल गांधी जी को। बहरहाल जातीय जनगणना के मुद्दे पर आने वाले दिनों में देश की सियासत किस ओर करवट लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन दिनों ये मुद्दा सियासतदानों के लिए एक बड़ा सियासी टूल जरूर बन गया है। आने वाले दिनों में देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
ये दो ऐसे राज्य हैं जहां जातियों की गोलबंदी नतीजों पर बड़ा असर डालती है। महाराष्ट्र में जहां मराठा काफी अहम भूमिका में होते हैं, वहीं हरियाणा में जाट किसी भी दल की जीत और हार में निर्णायक रोल प्ले करते हैं। हरियाणा, जहां अगले महीने 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी और 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। इसके ठीक बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने। हालांकि इसके लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले सियासी दल अपनी अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर चुके हैं। किस जाति वर्ग को अपने पाले में रखने से किसे फायदा हो सकता है, इसका आकलन कर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। खासकर महाराष्ट्र में, जहां हर चुनाव में जातियों का फैक्टर अहम रोल अदा करता है, लिहाजा सभी पार्टियां जातियों के हिसाब से अपना अपना फॉर्मूला सेट कर रही। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 38% के करीब ओबीसी की आबादी। इसके बाद दूसरे नंबर पर मराठा आते हैं, जिसकी जनसंख्या 28% के करीब। वहीं 10.5% के करीब दलित और 9% के आसपास अनुसूचित जनजाति है। बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को महाराष्ट्र में एनडीए के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन के पीछे जातीय समीकरण का बड़ा हाथ है। सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक ओबीसी वर्ग ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को जहां 39% वोट किया, तो वहीं बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ 50% वोटर्स का झुकाव रहा। वहीं 39% मराठाओं ने इंडिया ब्लॉक को वोट किया, जबकि एनडीए के हिस्से में 46% मराठाओं का वोट आया। 46% दलितों का वोट जहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मिला, वहीं 35% दलित वोटर्स का झुकाव एनडीए की तरफ रहा। इसके अलावा 55% आदिवासी वोटर्स ने इंडिया ब्लॉक के पक्ष में मतदान किया, तो वहीं एनडीए के हिस्से में महज 35% आदिवासियों के वोट आए। लेकिन अपर कास्ट का झुकाव एनडीए की तरफ ही रहा। सवर्णों ने जहां 38% वोट इंडिया गठबंधन को दिया, तो वहीं 58% वोट एनडीए के उम्मीदवारों को मिला। यही वजह है कि तमाम दल अपने अपने जाति वर्ग के वोटर्स को लुभाने के लिए रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियां इसका असर लोकसभा चुनाव में देख चुकी। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं। हरियाणा उत्तर भारत का वो प्रदेश है जहां जातीय समीकरण को साधे बिना चुनाव जीतना किसी भी दल के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता है। यहाँ की राजनीति में भी जाति उतनी ही गहरी पैठ रखती है जितनी कि दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में। यहाँ 20% दलितों के अलावा तकरीबन 35% के करीब पिछड़े वर्ग की भी आबादी है। वहीं जाट समुदाय की संख्या 22% के लगभग है। इसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार जाट वोटर ही निभाते हैं। जाटों को हरियाणा की सियासत का गेम चेंजर माना जाता है। दरअसल राज्य की आबादी में जाट लगभग 25% की हिस्सेदारी रखते हैं। प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्रों में से तकरीबन 40 में जाटों की स्थिति बेहद मजबूत है। इसके अलावा लगभग 17 सीटों पर उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। 2014 तक राज्य की राजनीति पर यह जाति काफी हावी रही। इसलिए कहा जाता है कि जिसके जाट उसकी ठाठ। मगर बीजेपी इस मिथक को अब की बार शायद पूरी तरह से तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसे ऐसे समझिए, 1966 में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तब से जाट समुदाय के सीएम ने 33 साल तक राज्य पर शासन किया, जबकि गैर जाट सीएम ने लगभग 24 साल तक प्रदेश की कुर्सी संभाली, जिसमें खट्टर का 9.5 साल का कार्यकाल भी शामिल है। बीजेपी के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी भी नॉन जाट यानी ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं हाल ही में बीजेपी ने एक ब्राह्मण चेहरा मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये लगभग साफ संकेत दे दिया है कि वो इस बार नॉन जाट सेंटिमेंट के जरिए ही हरियाणा का चुनाव जीतना चाहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जातीय जनगणना के मुद्दे का असर पड़ सकता है। सत्ता पक्षी ये दावा कर रहा है कि ओबीसी कहीं ना कहीं 48% से ज्यादा हरियाणा के अंदर है। अगर महाराष्ट्र की भी बात करें तो इसी तरह की राजनीति वहां पर हो रही है। बिल्कुल अगले चुनावों में जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने ओबीसी वर्सेज या फिर कहिए कि जाट वर्सेज अदर गैर जाट, या फिर महाराष्ट्र की बात करें तो अगड़ा पिछड़ा या फिर मराठा, जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें ये लग रहा है कि आने वाले चुनावों में ये जातिगत मतगणना या जातीय गणना या फिर कौन जाति कितने प्रतिशत है, ये आने वाले चुनावों में एक मुद्दा बन सकता है और कहीं ना कहीं विपक्ष को हरियाणा और महाराष्ट्र में इसका फायदा मिल सकता है। बहरहाल आगामी चुनावों में जाति आधारित गणना के मुद्दे का क्या असर होता है, उसी पर बीजेपी और विपक्षी दलों की आगे की रणनीति भी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर पिछले 10 सालों की सियासत की बात करें तो आप देखेंगे देश की राजनीति धर्म वाली पिच पे खेली गई। विपक्ष को लगता है कि अब
अगर बीजेपी को टक्कर देनी है और धर्म वाले इस एंगल से या धर्म वाले इस हथियार को कोई अगर सही तरीके से मुकाबला कर सकता है तो वह है जाति का हथियार। इसलिए विपक्ष जाति जनगणना के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना रहा है। इसलिए विपक्ष की तरफ से संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जैसे मुद्दों को उठाया गया। अब क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, लोकसभा में विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया, भले ही सरकार ना बनी हो, लेकिन उम्मीद तो जग रही है विपक्ष को कि जाति जनगणना और जाति एक ऐसा मुद्दा है जिसके बूते बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को लेकर वार पलटवार दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका ट्वीट भी आया है इस मुद्दे पर। आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है। देश के संविधान के बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं? ये देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं। और क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर आज ट्वीट किया था, आरएसएस की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर एक आज बयान दिया गया था जिसमें कहा था कि जातीय जनगणना एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ चुनावों के लिए ना हो, देश की प्रगति और विकास के लिए हो। वहीं राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या ट्वीट किया, उनका क्या बयान सामने आया, वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। ये देखिए, बुलडोजर के मुद्दे पर वो सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को, कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। ये राहुल गांधी का आप ट्वीट देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं किस तरह से देश की सियासत में इस वक्त जाति एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जाहिर सी बात है, विपक्ष की तमाम पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वो जाति के मुद्दे पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी लगातार करती रहती है।